तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। गोदावरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। 2. यह नदी महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। 3. प्रवरा, पूर्णा और इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदियां हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गोदावरी नदी यह भारत की गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, जो देश के लगभग 10% भूभाग का अपवाह जल एकत्र करती है। अतः कथन 1 सही है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। अतः कथन 2 सही है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती, मनेर और साबरी। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल विकास पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ओडिशा ने अपने मिशन शक्ति कार्यक्रम का विस्तार करते हुए इसमें महिलाओं के लिए विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण जिलों में डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित कौशलों को शामिल किया है। 2. इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को एआई की अवधारणाओं, डिजिटल साक्षरता और डेटा आधारित उद्यम विकास से परिचित कराना है, जिससे पारंपरिक आजीविकाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सके। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओडिशा का मिशन शक्ति कार्यक्रम, जो प्रारंभ में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित था, अब डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित कौशल विकास को भी शामिल करते हुए विस्तारित किया गया है। यह विस्तार विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को लक्षित करता है, ताकि वे उभरती हुई डिजिटल अर्थव्यवस्था के अनुकूल बन सकें। अतः कथन 1 सही है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को एआई की मूल अवधारणाओं, डिजिटल साक्षरता और डेटा आधारित उद्यम विकास से परिचित कराना है, जिससे पारंपरिक आजीविकाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सके। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना वर्ष 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत की गई थी। 2. यह ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था के लिए गठबंधन के सहयोग से राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इसकी स्थापना 1 मार्च 2002 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत की गई थी। अतः कथन 1 सही है। यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देना है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था के लिए गठबंधन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित और प्रकाशित किया जाता है। अतः कथन 2 सही है। यह सूचकांक भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यापक कार्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस समझौते पर 2015 में ईरान और यूरोपीय संघ के साथ स्थायी 5+1 देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। 2. JCPOA के तहत ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन को 90% तक सीमित रखने पर सहमति व्यक्त की थी, जो हथियार ग्रेड सामग्री के लिए आवश्यक स्तर है। 3. JCPOA के तहत ईरान को हथियार ग्रेड प्लूटोनियम के उत्पादन को रोकने के लिए अपने अराक हैवी वाटर रिएक्टर को पुनः डिजाइन करना पड़ा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त व्यापक कार्य योजना, इसे आमतौर पर ईरान परमाणु समझौते के रूप में जाना जाता है। 2015 में ईरान और P5+1 देशों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय संघ के बीच एक ऐतिहासिक समझौता था। अतः कथन 1 सही है। JCPOA के तहत ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन को 3.67% पर सीमित करने पर सहमति व्यक्त की,
जो हथियार ग्रेड यूरेनियम के लिए आवश्यक 90% सीमा से काफी कम है, अतः कथन 2 सही नहीं है। JCPOA के तहत ईरान को हथियार ग्रेड प्लूटोनियम के उत्पादन को रोकने के लिए अपने अराक हैवी वाटर रिएक्टर को फिर से डिजाइन करना पड़ा, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. चाबहार ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी में मकरान तट पर स्थित है। 2. भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारा स्थापित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 3. ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह परियोजना के 2 मुख्य बंदरगाहों में से एक शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के विकास को प्रस्तुत किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चाबहार ईरान का समुद्री बंदरगाह है जो भारत के सबसे नजदीक है। यह मकरान तट पर सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह ओमान की खाड़ी में स्थित है, अतः कथन 1 सही है। मई 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा पारगमन कॉरिडोर स्थापित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे चाबहार समझौते के रूप में भी जाना जाता है, अतः कथन 2 सही है। चाबहार बंदरगाह परियोजना में 2 मुख्य बंदरगाह हैं, जिन्हें शहीद कलंतरी बंदरगाह और शहीद बेहेश्ती बंदरगाह कहा जाता है। ईरान ने भारत को शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह विकसित करने की परियोजना को प्रस्तुत किया, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, प्रवर्तन निदेशालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना वर्ष 1957 में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 के उल्लंघनों से निपटने के लिए की गई थी। 2. ईडी के प्राथमिक उद्देश्य विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम का प्रवर्तन है। 3. यह विदेश मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की शुरुआत वर्ष 1956 में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन एक प्रवर्तन इकाई के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 के उल्लंघनों से निपटना था, अतः कथन 1 सही है। प्रवर्तन निदेशालय का प्राथमिक उद्देश्य भारत सरकार द्वारा लागू किए गए 3 प्रमुख कानूनों को लागू करना है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, अतः कथन 2 सही है। ईडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है, न कि विदेश मंत्रालय के अंतर्गत, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, विंडफॉल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह कर बाह्य कारकों के कारण अत्यधिक लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं पर अधिरोपित किया जाता है। कथन 2, यदि कोई कंपनी योजनाबद्ध रणनीति के कारण लाभ अर्जित करती है तो उससे विंडफॉल टैक्स नहीं लिया जा सकता। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विंडफॉल टैक्स एक बारगी कर है जो उन संस्थाओं पर लगाया जाता है जिन्होंने बाह्य कारकों के कारण अत्यधिक लाभ अर्जित करते हैं, अतः कथन 1 सही है। हालांकि सरकार विंडफॉल टैक्स केवल तभी लगा सकती है जब किसी कंपनी को हुआ अत्यधिक लाभ बाह्य कारकों के कारण हुआ हो। अगर कोई कंपनी किसी योजनाबद्ध रणनीति के कारण लाभ अर्जित करती है तो कोई विंडफॉल टैक्स नहीं लगाया जा सकता, अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प बी सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कोडेक्स एलिमेंटेरियस एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खाद्य मानकों, दिशा निर्देशों और व्यवहार संहिताओं का संग्रह है जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। 2. कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1963 में संयुक्त रूप से की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोडेक्स एलिमेंटेरियस या फूड कोड एक ऐसा संग्रह है जिसमें खाद्य मानक, दिशा निर्देश और व्यवहार संहिताएं सम्मिलित हैं जिन्हें कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा अपनाया गया है, अतः कथन 1 सही है।
यह आयोग, जिसे CAC के नाम से भी जाना जाता है, संयुक्त FAO या WHO खाद्य मानक कार्यक्रम का केंद्रीय हिस्सा है। इसे उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करने तथा खाद्य व्यापार में निष्पक्ष प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आयोग की पहली बैठक 1963 में हुई थी। अतः कथन 2 भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. आर्थिक संघ एक ऐसा साझा बाजार है जहां सदस्य देश व्यापक आर्थिक और विनिमय दर नीतियों का समन्वय करते हैं। 2. साझा बाजार एक सीमा शुल्क संघ है जहां सदस्य देशों के बीच उत्पादन के कारकों की आवाजाही अपेक्षाकृत मुक्त होती है। 3. कस्टम यूनियन एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसके तहत सदस्य देश गैर सदस्यों से आयात पर एक सामान्य बाह्य टैरिफ लागू करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है? यह सही है। A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आर्थिक संघ एक ऐसा साझा बाजार है जहां सदस्य देश व्यापक आर्थिक और विनिमय दर नीतियों का समन्वय करते हैं। अतः कथन 1 सही है। साझा बाजार एक सीमा शुल्क संघ है जहां सदस्य देशों के बीच उत्पादन के कारकों की आवाजाही अपेक्षाकृत मुक्त होती है। अतः कथन 2 सही है। कस्टम यूनियन एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसके तहत सदस्य देश गैर सदस्यों से आयात पर एक सामान्य बाह्य टैरिफ लागू करते हैं। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. MPLADS के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंपी गई है। 2. प्रत्येक संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए तक के कार्यों का सुझाव दे सकता है। 3. राज्यसभा सांसद उस राज्य के एक या अधिक जिलों में कार्यों की सिफारिश कर सकता है जहां से वह निर्वाचित हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना या MPLADS सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को MPLADS के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अतः कथन 1 सही नहीं है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद के पास अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए तक के कार्यों के लिए जिला कलेक्टर को सुझाव देने का विकल्प होता है। अतः कथन 2 सही है। राज्यसभा सांसद उस राज्य के एक या एक से अधिक जिलों में कार्यों की सिफारिश कर सकता है जहां से वह निर्वाचित हुआ है। अतः कथन 3 सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अक्सर समाचारों में आने वाले लिग्नोसैट नामक उपग्रह की क्या विशेषता है? A. यह विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह है। B. इसे रिसाइकिल प्लास्टिक कचरे से बनाया गया है। C. यह रूस द्वारा प्रक्षेपित एक नैनो सैन्य उपग्रह है। D. यह अपतटीय तेल रिसाव का पता लगाने के लिए समर्पित है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।